हेलो एवरीवन, इस शॉर्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जब से कोविड आया है, जब से ये बीमारी हमारे देश में आई है, दुनिया में आई है, तब से हम सभी को ये पता लगाना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को देखने के लिए हम SpO2 देखते हैं। SpO2 यानी सैचुरेशन। तो SpO2 को हम किस तरह से समझेंगे, SpO2 कैसे काम करता है, SpO2 कितना होना चाहिए, इसे हम कौन सी मशीन से चेक करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऑक्सीजन। जब हमारे सेल्स वर्क करती है, हमारा ब्रेन है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं, हार्ट है, ये सारी चीज़ें जब काम करती हैं, वर्क करती हैं, तो इनके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन सेल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर बैठ करके हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, पूरी बॉडी की सैर करता है। तो अगर मान के चलिए हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, यानी RBCs की मात्रा कम हो जाए, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जो ऑक्सीजन है उसे ट्रेवल कौन कर रहा है? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ऑक्सीजन को ट्रेवल करने के लिए रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में कम होगा तो हमारे सेल्स जो हैं प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। जब हमारे सेल्स जो हैं, टिश्यूज जो हैं, सही से काम नहीं करेंगे तो टिश्यू से, सेल्स से मिलकर ऑर्गन बनता है, वो ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हमारे ऑर्गन्स को, हमारे अंगों को काम करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, इसे हम SpO2 के रूप में चेक करते हैं। SpO2 चेक करने के लिए एक मशीन आता है जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, जिसे आप घर पर आसानी से चेक कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर ऑन एवरेज 1000 से लेकर के 2000, 3000, 5000, 10,000 तक का आता है। जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आप पल्स ऑक्सीमीटर लेंगे, आपकी वैल्यू यानी SpO2 ऑक्सीजन पल्स रेट बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग देखने को मिलेगी। तो जितना अच्छा एक्सपेंसिव होगा उतना ही अच्छा आपको रीडिंग देगा, जितना सस्ता आप लेंगे उतना ही खराब होगा। लेकिन 1000 के आसपास जो आता है, 1000 से 2000 के बीच में आता है, ये मीडियम होता है और अच्छा वर्क करता है, अच्छा काम करता है। 1000 से नीचे अगर आप लेते हैं तो हो सकता है कि ये सही कंपनी का ना हो और सही कंपनी इसे नहीं बनाए, या फिर इसकी रीडिंग्स जो है वो गलत आए। इसके अंदर PI इंडेक्स भी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो SpO2 कितना होना चाहिए? ऑन एवरेज ये 94 से लेकर के 99% होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बताता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 94 से लेकर 100 के बीच में ऑक्सीजन लेवल है, SpO2 लेवल है, तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर 94 से 90 है, नीचे अगर हम आते हैं 90 से 94 है, तो आपको अलर्ट, थोड़ा सा होशियार होना चाहिए कि ये क्यों कम हो रहा है, और ये अगर कंटिन्यूसली रहता है तो डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अगर 90 से नीचे आता है, 89 है, 88 है, 87 है, 86 है, 85 है, तो ये जो एवरेज होता है 90 से नीचे का, ये अलर्ट हमें सचेत करता है, हमें सूचित करता है कि हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो सैचुरेशन रेट, SpO2 लेवल कितना होना चाहिए हम समझ गए होंगे। 100 से ज़्यादा नहीं आता है, जब भी आप रीडिंग चेक करेंगे तो ये 99% से कम होता है। PI इंडेक्स का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है। PI इंडेक्स हमें बताता है कि हमारे शरीर की जो उंगलियां हैं, जो हमारा पार्ट्स है, उसमें ब्लड फ्लो कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो PI इंडेक्स भी नॉर्मल होना ज़रूरी है। पल्स की ऑक्सीमीटर के अंदर हम पल्स भी चेक करते हैं। पल्स हमारी 60 से लेकर के 100 के बीच में नॉर्मल माना जाता है। कई बुक्स के आधार पर इसे 90 की क्राइटेरिया में भी रखा गया है, लेकिन 60 से लेकर के 100 के बीच में है पर मिनट में, तो ये नॉर्मल होता है। ब्रीदिंग जो हमारा होता है, सांस जिसे हम लेते हैं, रेस्पिरेशन रेट, ये हमारा 16 से लेकर के 22 नॉर्मल माना जाता है। 16 से कम
तो दिक्कत हो सकती है, 22 से ज़्यादा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अब अगर 22 की जगह 23 है, 24 है तो ये नॉर्मल है, और 16 की जगह अगर 15 है तो ये नॉर्मल है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 ये नॉर्मल होता है, याद रखें। कभी कभार हम दौड़ लगाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसी कंडीशन में आपको नहीं, नॉर्मल सिचुएशन में अगर ये कम है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नॉर्मल सिचुएशन में अगर ये ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो मॉर्निंग के टाइम पर हमें जागना होगा, जल्दी अर्ली मॉर्निंग वेकअप करना होगा, जो कि 7 बजे से पहले पहले होगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि हमें मॉर्निंग के टाइम पर बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, जो कि फ्रेश एयर होता है। 4 बजे से लेकर के 3-4 बजे से लेकर के 7 बजे तक बहुत अच्छा एयर होता है, पॉल्यूशन कम होता है, गाड़ियां कम चलती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की मात्रा हमें ठीक रहती है, हमारा ब्रेन अच्छा वर्क करता है। आपने कभी महसूस किया हो, अगर आप जल्दी जाग कर 6 बजे 5 बजे अगर आप छत पर घूमते हैं तो आपका जो ब्रेन है बहुत अच्छा फंक्शन करता है, और आपका मन जो होता है वो शांत होता है, आपका जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए हम बताते हैं आपको कि मॉर्निंग में आपको रनिंग करनी चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसका बेनिफिट से यही होता है। इसके अलावा योगा मेडिटेशंस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशंस करते हैं तो हमारे जो ब्रेन की सेल्स होती हैं उनको रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से वो फंक्शन कर पाती हैं और हेल्दी होती हैं। तो ये रहा ऑक्सीजन के बारे में सारी जानकारी। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो उसकी सांस उखड़ेगी, सांस उखड़ने यानी बहुत जल्दी सांस लेगा मरीज, सांस फूलने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। एनीमिया कई तरह के होते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया है, ठीक है, और अन्य प्रकार के भी सिकल सेल एनीमिया है। इस तरह के एनीमिया देखने को मिलते हैं, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है वो महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से, दूसरा महिलाएं कम डाइट लेती हैं, सही तरीके से खान पीन का ध्यान नहीं रख पाती, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फीमेल्स के अंदर देखा जाता है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया भी महिलाओं के अंदर देखा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और अलग अलग प्रकार के एनीमिया की वजह से भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया, HB जिसके अंदर ऑक्सीजन घूमता है, ट्रेवल करता है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, उसे भी हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट मारता हूँ, अगर किसी को ऑक्सीजन लेवल चेक करना है तो 94 से लेकर के 99% ये नॉर्मल होता है, और इसे हम इंडेक्स फिंगर में उपयोग कर सकते हैं, मिडिल फिंगर में उपयोग कर सकते हैं, एंड रिंग फिंगर में भी हम इसे उपयोग कर सकते हैं, थंब में भी हम इसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो ये मिडिल फिंगर में देखने को ज़्यादा मिलता है फ्लो, इसलिए मिडिल फिंगर में उपयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन फिंगर्स में यूज नहीं कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर को इन फिंगर्स में भी बराबर हम यूज कर सकते हैं, ज़्यादा कोई देखने को अंतर नहीं मिला है। दूसरा, अगर आपके नेल्स पे नेल्स पॉलिश है तो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग गलत आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को जैसे तेल लगाए रखा है किसी ने, या फिर ठंड के मौसम में उंगलियां थोड़ी सी आपने देखा होगा सिकुड़ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऑक्सीजन चेक करते हैं तो हो सकता है रीडिंग आपको गलत आए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोई तेल है, ऑयल अगर आप उंगली पर लगा हुआ है और आप उस पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे तो हो सकता है आपकी रीडिंग गलत आए। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और फीवर की अगर बात करें तो नॉर्मली फीवर हमारा 98 से 100 के बीच में जो होता है, 100.4 इसे हम फीवर नहीं मानते। 100.4 से अगर ऊपर जाता है तो इसे हम फीवर की कैटेगरी में रखते हैं। अगर बच्चों को 103 104 से बुखार ज़्यादा जाता है तो तुरंत उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, वो भी पीडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आमतौर पर हम पैरासीटामोल टाइप की दवाइयाँ खाते रहते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमें बुखार कितना आता है, क्योंकि हमें जब बुखार होता है तो हम पैरासीटामोल टाइप की, PCM टाइप की दवाइयाँ ले लेते हैं और हम फीवर को उतार देते हैं, और हमें डॉक्टर को कंफर्म नहीं पता लगता है कि कितना पेशेंट को फीवर था।
मुझे लगता है आज की इस वीडियो में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिली होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे नए चैनल पर विजिट नहीं किए हुए हैं तो नए चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, वहाँ पर आप मुझे जाके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं पता, कम से कम 5000 सब्सक्राइबर आपको कल तक उस चैनल पर कर देना है, जिससे जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही आप सभी को मैं बहुत अच्छे से अच्छे वीडियोस देने की कोशिश करूंगा, नॉलेजेबल वीडियोस देने की कोशिश करूंगा और मेडिकल लेक्चर से रिलेटेड आपको वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। तो सब्सक्राइब नाउ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नए चैनल पर भी सपोर्ट दिखाइए। कम से कम 5000 सब्सक्राइबर आप तक हो जाने चाहिए और आप अपना सपोर्ट इसी तरह से मुझे कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।